वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कुछ IMF के मामलात और मुतालबात के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप ब्रेक से पहले भी कुछ IMF के हवाले से बात करना चाह रहे थे। मेरा ये सवाल आपसे इस हवाले से ये होगा कि ये बताइएगा कि इससे पहले भी हमने जब PDM की हुकूमत थी तो IMF ने काफ़ी अपनी कंडीशंस एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और काफ़ी टाइम लिया था वो प्रोग्राम जो है कि वो अप्रूव करने। इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको दिखाई देता है कि हम उस स्टेज पे हैं कि ये जल्द पाए तकमील तक पहुंच जाएगा प्रोग्राम, या समझते हैं कि इसके अंदर अभी हमें दोबारा शायद उसी चेन या उसी कड़ी या उसी मामला से गुजरना पड़ेगा जैसे हम चंद माह पहले गुजरे थे? खालिद साहब, बात यूं है कि IMF तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त नेसेसिटी है, बिकॉज इसके बगैर आपको कोई एक टका भी देने को तैयार नहीं है। IMF की अम्ब्रेला से ही आप जो $22 अरब हर साल अगले 3 साल तवातर से आपको चाहिए वो आप पूरे कर पाएंगे, जिसमें रीप्रोफाइलिंग, रीशेड्यूलिंग्स भी हैं, जिसमें आपको नए डेट लेने हैं। ये सब काम आप तभी कर पाएंगे। बट IMF का प्रोग्राम क्या होगा, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कंट्री अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करता है। मैंने पाकिस्तान का 13-16 का प्रोग्राम एंकर किया है। ये वाहिद प्रोग्राम है जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया। बाकी ऑल प्रोग्राम्स जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी या लॉन्गर फैसिलिटीज थी, प्रोग्राम मतलब 24वां तो करने जा रहे हैं, ऑल इनकम्प्लीट छोड़े आ रहे हैं। जो पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है, आई थिंक पाकिस्तान हैज बीन लार्जली वेरी वेरी कंप्लायंट विद द IMF। मैंने IMF की वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ TA मिशन हुआ, जिस तरह की टैक्सेशन उन्होंने कही, पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट मनोन जो है उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। आई थिंक पाकिस्तान विल लाइकली हैव अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इन द कमिंग वीक्स। मैं फिर कहता हूं कि ये एक होम ग्रोन प्लान होना चाहिए था। पाकिस्तान को अपनी टीम बिठानी चाहिए। मैं बार बार कॉम्पिटेंस इसलिए कहता हूं कि हर जगह शायद ये रियलाइजेशन नहीं आ रही कि ये 11 PhDs आते हैं IMF की तरफ से, हमारी ही तरह की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, हमारी तरह की PhD की हुई है, सेक्टोरल एक्सपर्ट हैं। एक टैक्स का एक्सपर्ट होगा, एक पावर का होगा, एक गैस का होगा, एक प्राइवेटाइजेशन का, एक मॉनेटरी का। आप आज भी ये बिलीव नहीं कर रहे कि आपको भी कंट्री अथॉरिटीज की तरह ऐसी अथॉरिटीज सामने बिठानी है, कंट्री अथॉरिटीज को हमेशा। और ये मैं पाकिस्तान के स्पेसिफिकली नहीं, मैं बाकी ममालिक को भी जो एडवाइस करता हूं तब भी यही कहता हूं कि हैव अ टीम विच हैज अ प्लान, जो मॉडलिंग कर सके, क्वांटिटेटिव नंबर निकाल सके। अगर आप हैवी टैक्सेशन किसी एरिया में नहीं चाहते, देन हैव अ टीम जो बता सके कि हम इसको नहीं इसको कर लेंगे, हम यूं नहीं यूं कर लेंगे। Always remember, you know your country better than the 11 PhDs who arrive in Pakistan, जो कि एक वीक के टूर या 10 दिन पे आए हुए हैं और वॉशिंगटन में ही बैठे सारा ये काम कर रहे हैं। आपके अपने इकोनॉमिस्ट, अपने टैक्स एक्सपर्ट्स, अपने एनर्जी एक्सपर्ट्स, अपने प्राइवेटाइजेशन एक्सपर्ट्स, अगर आप ये पुट टुगेदर कर दें। देखिए, पाकिस्तान हर एरिया में जो इस वक्त आगे जाने की कोशिश करेगा वो अपनी कॉम्पिटेंस की बेस पे करेगा। एनर्जी सेक्टर इज अ गवर्नेंस इशू, इट्स नॉट एन इशू कि ये पैसे नहीं आए, ये लिक्विडिटी शॉर्टफॉल हो गई। ये तो बड़ी एक मतलब इसकी मैनिफेस्टेशन है। इसी तरह IMF के साथ जो प्रोग्राम निकलता है, ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, इट इज अ पाकिस्तान प्रोग्राम जो सपोर्ट करती है एक IMF की फैसिलिटी। वो प्रोग्राम अगर मैंने डिजाइन करना होता तो वो पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट को देखकर, पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स पर बेस करके, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स पे बेस करके, डीरेगुलेशन पे बेस करके, फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी को तब्दील करते हुए बेस करके बनाता। बट जो अभी प्रोग्राम है वो टैक्सेशन हैवी है, वो मॉनेटरी टाइटनिंग पे हैवी है और इसी तरह की ऑस्टेरिटी लेकर चलेगा। अब ये एक ऐसा जिसे कहेंगे फ्रेमवर्क है जिसमें अगले 2-3 साल पाकिस्तान के गुजरेंगे, बट इसके सिवा चारा कोई नहीं है जब तक कि हम अपनी इतनी सख्त नहीं बना लेते कि हम हर एरिया में जाकर खुद रिफॉर्म कर सकें। चलें, वक्त मिल जाएगा, IMF से स्पेस मिल जाएगी। अभी भी अपने स्ट्रक्चरल काम करके, टैक्सेशन पे भी, एनर्जी पे भी, डीरेगुलेशन पे भी। अच्छी बात पे एंड ये करूंगा खालिद साहब कि अदराक सबको आ गया है कि हालात को तंजीम नौ से ही ठीक किया जा सकता है। डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड द कॉम्पिटेंस दैट वी हैव टू पुट टुगेदर इज समथिंग वी रियली लुक फॉरवर्ड टू। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगरचे वो आपका एरिया नहीं है थोड़ा सा क्योंकि, लेकिन वो मीशत के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर आपके ओवरऑल एक गवर्नेंस के साथ साथ कोई पोलिटिकल इन्वायरमेंट ठीक नहीं होता तो आपकी सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। IMF के साथ हम टेक्निकली बुनियादों के वजह से प्रोग्राम अपना कर भी लेंगे, लेकिन जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके सारे के सारे मामला जो है एक ओवरऑल जो पाकिस्तान की इन्वायरमेंट है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें अब स्मूथली नज़र आ रही हैं कि शायद नियर फ्यूचर में कुछ
इस्तेकाम की तरफ शायद हम चल पड़े, सियासी तौर के ऊपर भी कुछ फैसले ऐसे हो रहे हैं। आप समझते हैं कि ये वाकई नागुज़ीर हैं या पॉलिटिकली टर्माइल रहता है, उसके बावजूद भी हम इकोनॉमी को संभाल लेंगे IMF के साथ प्रोग्राम करके? खालिद, मैं आपको एक बात कहूँ, पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो टर्मोइल है, ये अनसर्टनिटी है, इट्स बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ। अगर आप 90 की दिहाई देखें, मतलब मैं तो कहता हूँ पूरी दिहाई जो है वो वेंट डाउन एंड वी डिडंट डू मच, वी डिडंट मेक द काइंड ऑफ चेंजेस। बट जो इस वक्त ज्यादा जरूरत आ गई है वो ये कि इकोनॉमिक सर्टेनिटी आ जाए कि पाकिस्तान का एक जो इस वक्त का प्रोग्राम बनना है ऑफ IMF के साथ क्या करना है, फिर मच बियॉन्ड दी IMF क्या करना है। देखिए, IMF आपको एक स्टेबिलिटी सी दे देगा, पॉलिटिकल कवर तो उसको देना ही पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम किया एंड आई स्टे एंगेज्ड विद एवरीवन, दैट्स हाउ अ प्रोफेशनल शुड बी। मैं एस्टैब्लिशमेंट को भी हमेशा, ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री को यही गुजारिश करता हूं कि अपने फ्रेमवर्क्स ठीक करते चले जाएं, जहां जहां होते चले जाएंगे। अगर अब पॉलिटिकल हुकूमत, हियर्स द ट्रिक, अगर तकवीत चाहती है ना, तो जितनी सर्विस डिलीवरी होगी, जितनी एनर्जी में, जितनी ब्रॉड बेसिंग टैक्सेशन में, जितनी आसानियां बिजनेस में, जितनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, जितनी ईज पैदा होगी, ये सब रिफॉर्म्स अगर होते हुए दिखाई देंगे तो दोस्त ममालिक भी साथ चल पड़ेंगे। दोस्त ममालिक साथ इसलिए नहीं चल रहे कि अगर आपने चीन का 500 अरब रुपया देना है और उसको दिखाई ही नहीं दे रहा कि ये रिकवरी कैसे होगी, तो वो साथ कैसे चलेगा आपके? जस्ट खुद सोचे ना, आप नए पैसे आज भी, फिर मैं बार बार कहता हूं कि यार नए प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा हाथ उन पे स्लो कर दें, जो हाथ में है उसकी कंप्लीशन करें और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व मत करें नए प्रोजेक्ट्स में। कोल भी लगा लिया, LNG भी लगा ली, अब कह रहे हैं कि हर तरह की ट्रेन भी हम चला लें। जस्ट अगेन, वो ट्रेन जो पास है वो चल नहीं रही है, नई ट्रेन क्या लगानी चाहिए? जस्ट थिंक थ्रू, लेट दीज सेक्टर्स गो इनटू द प्राइवेट हैंड्स, लेट जो आपने टेलीकॉम में एक्सपीरियंस किया है उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट को इन चीजों से, स्कूलिंग देना गवर्नमेंट का काम नहीं है, स्कूलिंग के पैसे देना गवर्नमेंट का काम हो सकता है। सो थिंक इन अ डिफरेंट मैनर। पाकिस्तान को माइंडसेट अपने पॉलिसी मेकर्स का तब्दील करना पड़ेगा। हर वक्त डूइंग द थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट टू लेट द प्राइवेट सेक्टर डू इट एंड पे फॉर इट, मे बी फॉर द पीपल हु कांट पे। दुनिया को दिखाएं कि आपने अपना मॉडल तब्दील कर दिया है, फिर दुनिया आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। इतने बड़े नहीं हैं। जी जरा फयाज साहब, मैं आपकी तरफ भी आके इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने के साथ साथ जो है कि जो पॉलिसी का तसलसल होता है बड़ा वो ज़रूरी होता है किसी भी माशी सूरत हाल के अंदर के मुस्तहकम करने के लिए मईशत को। आपने हमाद अज़हर का हवाला दिया, अवैस लगारी का हवाला दिया, तो आप ये समझ रहे हैं कि जो पावर सेक्टर के अंदर या इकनॉमिक सेक्टर का पहिया ज़रा तेज़ करने के लिए जो पॉलिसीज़ है उनके अंदर तसलसल है, और ये तसलसल एक आम आदमी की नज़र से उसको बेनिफिट जो है वो कब मिलना शुरू होगा? क्योंकि आवाम के ऊपर तो बोझ हर महीने या हर 3 माह बाद जो है वो बढ़ता चलता जा रहा है। मैंने कहा ना जी, क्योंकि मैं इस सेक्टर से काफ़ी जुड़ा हूँ, नजीब साहब भी हैं जैसे, तो वो जो है कि मुझे एपिटाइट लग रही है। सो नाउ पीपल आर कंसल्टिंग पीपल लाइक मी और अदर्स, ठीक है। इसका मतलब वो बात समझना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कोई रिफॉर्म की बात हो रही है। सो आप सारे सेक्टर को पता है कि आई कम स्ट्रेट, मैं कोई बीट अराउंड द बुश नहीं करता। जो बात से मुझे सही लगती है मैं वो कहता हूँ, जो नहीं लगती तो मैं उसको बता देता हूँ सीधा। तो अगर ये जो एक प्रोफेशनलिज्म है, अगर वहां अप्रोच हो रही है, ठीक है, इसका मतलब है कोई बंदा सीधा काम करना चाह रहा है। तो ये तो पहला पैरामीटर है। दूसरा ये कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ टैरिफ, बड़े तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो जो बाई बैक की वो दुनिया, रीप्रोफाइलिंग की दुनिया, ये बहुत जबरदस्त। मैंने ये 8 साल से जब मैं नया आया था पाकिस्तान में वापस, यही बात की थी कि दुनिया में रेगुलेटर एक होता है। तो हम अभी, मैंने अपने घर में अपना, मैं गैस का मैंने खत्म करा दिया हुआ, मैंने कहा बिकॉज आई कैन अफोर्ड, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का मैं वाटर हीटर लगाया है कि मैं अपने लोगों को मैं कहता फिर खुद करूँ ना, तो ये बात ठीक नहीं है। तो ये एथिकल, हमें जो प्रोफेशनलिज्म है ये अपने बच्चों को, यंग जनरेशन को सिखाना है। उनके लिए दे हैव नोबडी टू लुक अप टू। उसकी रीजन ये है कि हमने ऊपर अकरबा पर भी ये किसी मेरिट को वायलेट किया हुआ है। तो
तो वो अगर ये वो अपने जब जो ग्रो बच्चा हो रहा है वो ऐसे ही देखेगा, इधर ऐसे ही होता है। प्रोफेशनलिज्म को अगर हम ले आए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ज़रा अतीक मीर साहब भी हैं, कराची ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन, उन्होंने भी ज्वाइन किया। ज़रा एक और पर्सपेक्टिव जो एक ताजरों का या कारोबारी अफराद का है, ज़रा उनका भी ले लेते हैं कि मीर साहब, आप जो मजमूई माशी सूरत हाल है और आम आदमी के ऊपर या ताजर के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक शिकायत ये भी होती है कि ताजर जो है कि ठीक है वो कमाते तो हैं लेकिन अपनी कंट्रीब्यूशन शायद टैक्स में उतनी नहीं करते जितनी उनको करनी चाहिए थी। इज़ इट करेक्ट? और अगर नहीं है तो फिर आपके इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या कंसर्न है कि अभी भी आप जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुसलसल? देखिए, जो बुनियादी गलती है टैक्सों के लिफाज में और फाइलर बनने में या टैक्सों की अदायगी में, वो बुनियादी गलती हमेशा जो एक डेफिसिट है मैशत की ग्रोथ का, और उसके बाद जो आमद, उसके बाद जो इखराजात है, वो इतना फर्क है कि दिन ब दिन एक उलट सिलसिला है कि हम देख रहे हैं कि मुसलसल कारोबार रूबा ज़वाल है। जैसे ग्रोथ तो बिल्कुल सिफर हो गई है और उसके बाद इखराजात इतने बढ़ चुके हैं मुख्तलिफ टैक्सों के जरिए, जैसे भी बजट पेश किया गया, तो इसमें बिल्कुल भी कोई सकत नहीं रखता कि वो हुकूमत का मांगा हुआ जो शरह से टैक्सीज हैं वो अदा कर सके। ये ताजिर दोस्त स्कीम में भी जो आज मेरे सामने लिस्टें आई हैं, जो एक स्लैब बना के दिया है, वो बिल्कुल गैर हकीकी है। तो हुकूमत ने जितनी भी चीजें पेश की हैं वो हालात से मुताबिकत नहीं रखती। टैक्स तो देखें, इनडायरेक्ट बढ़ते बढ़ते 90% से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस का हजम ये बढ़ा दिया इन्होंने। तो बाकी रह गया फाइलर, और उसके बाद वो टैक्सेस जो हुकूमत चाहती है गोशवारे के जरिए मिले, वो उनकी इतनी बड़ी तादाद नहीं बनती। हुकूमत असल में चाहती है कि जो उसने रेशो मुकर्रर किया है उसके मुताबिक अदायगी हो। लेकिन मैं जो इस वक्त मार्केट की इंतहाई स्लम बल्कि तबाहकुन जो सूरत हाल देखता हूँ, हुकूमत के जिस तरह पिछले इक्तिसादी सर्वे में आपने देखे जितने भी महसूलात के अहदाफ थे कोई पूरा ना हो सका। ये पिछले साल से तकरीबन 50% से ज्यादा गिरावट है, ज्यादा बुरी सूरत हाल है। पता नहीं कौन लोग ये बजट बनाए, बजट भी ऐसा बनाया कि जैसे कोई बम फेंक देता किसी बस्ती के ऊपर। तो सूरत हाल ऐसी नहीं है कि इसमें तैयार किया जाए लोगों को कि इस भारी टैक्सेशन के तहत वो सिस्टम में आ जाएं। लेकिन मीर साहब, कोई ना कोई ऐसा हल तो होगा। मुझे याद पड़ता है कि 2001-2002 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर था, शौकत अजीज साहब आए थे, नए नए यहाँ पे वज़ीर ख़जाना बने थे, तो उस वक्त भी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी की बात हुई थी और उस वक्त भी आप उन नौजवान ताजर रहनुमाओं में शामिल थे, आप, उमर सेलिया और बाकी लोग, जिन्होंने मुल्कगीर एहतजाज भी किया था। आज भी हम वहीं पे खड़े हैं 20-22 साल गुजरने के बाद। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी की तरफ क्या हमें नहीं बढ़ना चाहिए? देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी टैक्स सिस्टम नाफिज होता है तो वो हर सेक्टर की ग्रोथ को देखते हैं कि इसकी आमदनी का क्या रेशो है, क्या शरह है। उठा के एक टैक्स नाफिज कर दिया जाए, उसके लिए मुशावरत होती है स्टेक होल्डर से। दुनिया भर में जो चैम्बर्स हैं ताजरों के, वो कुलीदी किरदार अदा करते हैं। हमारे यहाँ चैम्बर्स की राय को अव्वल तो कोई राय ली नहीं जाती। अगर ये बजट से पहले कोई राय दे दें, कोई उस राय को अहमियत देता नहीं है। तो एक तरफा जब भी पॉलिसीज बनेगी, मैं जब से मुझे 35 ईयर्स हो गए ताजरों की पॉलिटिक्स में आए, मैं दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं देखा, कभी इस बात को जरूरत हुकूमत ने महसूस नहीं की कि स्टेक होल्डर्स को बिठा के कहा जाए कि हम इस शरह से टैक्स देना चाहते हैं, अगर ये ज्यादा है तो इसको हम जस्टिफाइड कर लेते हैं। तो ज्यादा कम तो एक तरफ है, मुनसिफाना टैक्स शरह होनी चाहिए। फिर ये कह देना लोग टैक्स देना नहीं चाहते, ताजिर टैक्सों से भागते हैं, टैक्स चोर हैं, ये फजूल बातें हैं। हुकूमत भी तो इंसाफ नहीं करती, हुकूमत भी तो कभी हालात को समझने की कोशिश नहीं करती। मुशर्रफ के वक्त की आपने बात की, देखिए उस वक्त भी 18% GST के निफाज की बात थी और 18% के हालात तो उस वक्त भी नहीं थे कि हम खरीदार से वसूल कर सकें। अब देखिए इन्होंने अभी देख लें 18% ये आटे पर और खुश्क दूध पर, बच्चों के दूध पर, ये सारा मुल्क हिला के रख दिया। अब देखिए कौन कौन हड़ताल पे नहीं है, कौन कौन एहतजाज पर नहीं है। बिजली की कीमतें आपके सामने हैं, खुद बताइए
कौन शख्स है, कोई 100 में आप सवाल करें, एक शख्स आपको नहीं कहेगा कि मैं ये इस शरह से बिजली की कीमत बिल अदा कर सकता हूं। तो हुकूमत भी तो कुछ इंसाफ करे, वो ये भी तो देखे कि कारोबार दिन ब दिन धस रहा है और मार्केट की जो सूरत हाल है वो किस किस्म के टैक्स की और किस शरह के टैक्सों की मुताबिक हो सकती है। अगर गैर हकीकी शरह होगी, तरीका कार वही पुराना जिसमें के राशियों को आप मुसल्लत करेंगे, जिसमें ताजिर तबका खौफ महसूस करता है कि किसी भी बात पे उठा के ऑडिट में ले आएंगे, तो मैं नहीं समझता कि फिर मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए और मुनसिफाना टैक्स निज़ाम और मुनसिफाना तमाम कारोबारी माहौल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब आपका, डॉक्टर फयाज चौधरी साहब आपका भी, और डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ थे। हम बातचीत करते पाकिस्तान की कुछ मजमूई सूरत हाल और बिलखुसूस एक आम आदमी के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।